चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के सिविक्स के तीसरे चैप्टर को देखेंगे। देखिए, जो सिविक्स का तीसरा चैप्टर उसका नाम है लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा और संघर्ष। ये तीसरे चैप्टर्स का नाम है। और देखिए, इस चैप्टर्स में मैं लगभग 3 वीडियो बनाऊंगा। ये पार्ट 1 रहेगा, इसके बाद पार्ट 2 बनाऊंगा और पार्ट 3 में इसके प्रश्न उत्तर को क्लियर करूंगा, क्योंकि ये चैप्टर जो है बहुत लंबा है और सारी बातों को समझाना है, इसलिए मैं एक वीडियो में खत्म नहीं कर सकता। तो इस वीडियो को देखते रहिएगा और सारा पार्ट भी देखिएगा, क्योंकि सारी देखो ये जो चैप्टर्स है ना एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में बहुत ज्यादा क्वेश्चन इसी एक्सरसाइज से आता है। तो सारी बातें मैं आपको सिंपल से समझा दूंगा, बशर्ते आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखते चलिए। देखिए, इस चैप्टर्स का नाम है लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष। क्या नाम है? प्रतिस्पर्धा। आप सुने, प्रतिस्पर्धा को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं कंपटीशन। मतलब लोकतंत्र में भी आजकल क्या आ चुकी है, कंपटीशन आ चुकी है और संघर्ष। तो आपको वही देखना है, लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा और संघर्ष के बारे में जानना है। तो लोकतंत्र तो आप जानते हैं कि लोकतंत्र क्या होता है, जनता का शासन है, ठीक है ना। और प्रतिस्पर्धा का मतलब हो गया कंपटीशन। कंपटीशन कहने के बाद लोकतंत्र में लोग क्या है, मुंह बाय खड़े हुए, बहुत सारा पार्टियां हो गया। अगर एक पार्टी अच्छा से काम नहीं करेगा, दूसरा का पार्टी उस पर चढ़ाई कर देता है, जिसको विपक्षी दल हम लोग कहते हैं। जो सरकार चला रहा है वो सरकार हो गया, उसके समक्ष जो पार्टी हारा है ना वो विपक्षी दल कहलाता है। विपक्षी दल जो होता है मुंह बाके खड़ा होता है कि सरकार है वो गलती करे कि उस गलती का तिल के तार बना के हम आ जाए पार्टी में, मतलब हमारा सरकार बन जाए। तो कहीं ना कहीं आज भी लोकतंत्र में, मतलब आज जो लोकतंत्र में बहुत ज्यादा प्रतिस्पर्धा हो चुकी है, कंपटीशन का जमाना आ चुका है लोकतंत्र में, ठीक है ना। लोक प्रतिस्पर्धा समझ में आ गई। देखो, संघर्ष का मतलब क्या हो गया। देखो, लोकतंत्र को मतलब विकसित करने के लिए यहाँ पर जन संघर्ष हमेशा होते रहता है। जन संघर्ष का मतलब होता है जनता संघर्ष करते रहता है। जनता अपनी मांगों को पूरा करवाने के लिए सरकार के प्रति आंदोलन छेड़ता है और सरकार को जनता का मांग पूरा करना पड़ता है। तो इस वीडियो में, इस चैप्टर में हम लोग जनता जो आंदोलन किया उन सारे आंदोलन के आज बारे में हम लोग विस्तार से जानेंगे, ठीक है ना। अब देखो, इस चैप्टर में सबसे जो पहला पॉइंट है, देख सकते हैं किताब में, प्रतिस्पर्धा और जन संघर्ष का अर्थ आपको बताना। तो प्रतिस्पर्धा का मतलब होता है कंपटीशन, कि अगर एक सरकार अच्छा से काम नहीं कर रही है तो उसका विपक्षी दल उस पर कार्रवाई करेगा और उसकी एक गलती ढूंढेगा। अगर एक गलती हो जाएगा तो तिल का तार बनाकर उस पार्टी को हटा सकता है और अपने पार्टी को आगे ला सकता है। यानी लोकतंत्र में भी आजकल प्रतिस्पर्धा बहुत ज्यादा मात्रा में आ चुकी है। आगे जन संघर्ष का अर्थ, जन संघर्ष का मतलब होगा लोगों का संघर्ष। लोग अपनी मांग पूरा करवाने के लिए सरकार से आंदोलन करते हैं कि आप मेरी मांग को पूरा करिए। इसी को हम लोग जन संघर्ष कहते हैं, ठीक है ना। ये बातें समझ में आ गई। अब देखो, दूसरा का पॉइंट हम लोग समझते हैं, लोकतंत्र में जन संघर्ष की भूमिका। ये लोकतंत्र जो हम लोग का लोकतांत्रिक देश है, इसमें जन संघर्ष की भूमिका क्यों है। देखो, जब सरकार लोगों के मांग का पूरा नहीं करती है, जब सरकार लोगों की भावना को नहीं समझ पाती है, तो यहाँ की जो जनता है ना संघर्ष छेड़ देती है और सरकार से मांग करती है कि आप मेरे मांग को क्या करिए, पूरा करिए। पूरा नहीं करेंगे तो भाई हम लोग एकदम बहुत बड़ा क्रांति करेंगे, मतलब बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। तो इससे क्या होता है, देखो, जनता जब आंदोलन करती है ना तो सरकार का आर्थिक जो ना, मतलब जो इकोनॉमी होता है ना, इस पर बहुत प्रभाव पड़ता है। आर्थिक लेवल पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। तो जनता अपनी मांग को पूरा कराने के लिए सरकार से अपनी मतलब आंदोलन छेड़ती है कि आप मेरी मांग को पूरा नहीं करेंगे तो मैं आंदोलन करूंगा जी। और इसी रीजन को लेकर सरकार क्या करती है, जनता के मांग को पूरा कर देती है। तो कहीं ना कहीं जन संघर्ष बहुत ज्यादा विकसित, मतलब जन संघर्ष, लोगों का संघर्ष ही लोकतंत्र को आज इतना विकसित कर दिया है। नए नए कानून पारित होते हैं। आखिर संविधान में बहुत ज्यादा संशोधन किया गया। जैसे 73वें संशोधन में संशोधन किया गया कि महिलाओं को भी क्या कर राजनीति में बहुत ज्यादा भूमिका दी जाए। तो कहीं ना कहीं जब जनता संघर्ष करती है ना तो सरकार को लोकतंत्र को और अच्छा बनाने का मौका मिलता है। सरकार उस समय संविधान में संशोधन करके लोगों की भलाई के बारे में सोचती है। तो बोले कि लोकतंत्र में जन संघर्ष की क्या भूमिका है। तो लोकतंत्र में मतलब जन संघर्ष बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि जब तक जनता संघर्ष नहीं करेगी तब तक सरकार की आंखें नहीं खुलेगी। लोकतंत्र में जो शासक होता है, जो सरकार होता है, उसकी आंखें खोलने के लिए जनता क्या करती है, आंदोलन करती है, अपना संघर्ष करती है कि जनता आपसे नाखुश है, आप जनता की मांग को पूरा नहीं कर रहे हैं। तब सरकार क्या करती है, जनता की मांगों को पूरा करती है। तो लोकतंत्र में जन जो संघर्ष होता है, जन संघर्ष, वो अहम भूमिका निभाता है लोकतंत्र को विकसित करने में। अगला पॉइंट हम लोग समझते हैं। अगला पॉइंट है बिहार में छात्र आंदोलन। आप तो सुने होंगे, ये छात्र आंदोलन आगे चलकर संपूर्ण क्रांति के नाम से जाना जाता है। अब जो 12वीं क्लास के विद्यार्थी है उनको हिंदी में बताया गया था कि जेपी जयप्रकाश नारायण के बारे में आपको पूरी विस्तार से बताया गया। संपूर्ण क्रांति चैप्टर है, 12वीं क्लास का हिंदी पढ़ता है, उसमें मैं पढ़ा दिया हूँ, ठीक है ना। हालांकि इसमें भी बात आ गई। देखो, बिहार में छात्र आंदोलन, ये आगे चलकर संपूर्ण क्रांति, मतलब संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व ले लिया। संपूर्ण क्रांति मतलब पूरे देश में क्रांति फैल गया इसके द्वारा। अब देखो, पहली बात ये समझो, बिहार में छात्र आंदोलन, बिहार के छात्रों ने आंदोलन किया था। कब किया था? तो ये 1970
1970 के आसपास ये सब क्रांति स्टार्ट हो गया था, ठीक है ना। देखो बिहार में छात्र आंदोलन होने के बहुत सारे रीजन थे, इसका क्या परिणाम निकला। आपके एग्जाम में बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करता है कि बिहार में छात्र आंदोलन होने के क्या कारण थे। देखो बिहार में छात्र आंदोलन होने के सबसे बड़ा कारण जानते हैं क्या हो गया। 1971 में जो बांग्लादेश के शरणार्थी अपने भारत में भाग कर चले आए थे वही। देखो 1970 में क्या हुआ था कि मतलब वो जो मुजीबुर रहमान थे ना, अभी मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा कि पड़ोसी देशों ने कैसे अपने यहाँ लोकतांत्रिक देश कायम किया। देखो पाकिस्तान जो था ना 2 भागों में बढ़ चुका था, मतलब हम लोग जब देश आजाद हुआ था हम लोग का, तो ये जो अंग्रेज थे ना ये मतलब बोल दिए कि जिसको जहां जाना है ना वो चले जाओ, जो भारत में आना चाहता है भारत में जो रहो, जो पाकिस्तान में जाना चाहता है वो पाकिस्तान में चले जाओ। तो पाकिस्तान जब अलग हुआ था अपने देश इंडिया से, तो उसका 2 बंटवारा हुआ था, एक पूर्वी पाकिस्तान नीचे इधर था और एक ऊपर है पश्चिमी पाकिस्तान। तो पश्चिमी पाकिस्तान के जो मुस्लिम थे वो पूर्वी पाकिस्तान के मुस्लिमों के संग बड़ी भेदभाव करते थे। तो इतना ना मतलब ज्यादा भेदभाव कर दिए पश्चिमी पाकिस्तान के लोग पूर्वी पाकिस्तान के लोगों के संग कि वहाँ के सारे मतलब मुस्लिम जो औरतें थी वो सब भाग भाग कर भारत में आने लगी। अब भारत में 10 लाख लगभग मुस्लिम मतलब पूर्वी पाकिस्तान के मुस्लिम लोग अपने कहाँ चले आए, भारत देश में चले आए। इससे क्या होगा कि अपनी आर्थिक व्यवस्था तिलमिला उठी, बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा था। बांग्लादेश के जो शरणार्थी थे, बांग्लादेश के जो लोग थे वो भारत में आने की वजह से बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा, आर्थिक स्थिति डोल गई। मतलब उसी कारण से महंगाई हो गया, फसलों उसलों में बहुत ज्यादा मतलब फायदा उदा नहीं हो रहा था किसान को, तरह तरह की मतलब कारण थी। मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले आप ये समझिए 1970 में जब चुनाव हुआ था उस समय 1971 में जो हुआ ना कि ये बनी इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी थी अपने देश का, इंडिया की उस समय का प्रधानमंत्री बनी थी। और उसी समय बांग्लादेश भी आजाद हुआ था, 1971 में ही आजाद हुआ था। हम लोग ही कराने वाले आजाद है, ठीक है ना। मैं आपको देखिएगा हिस्ट्री में मैं आपको पढ़ा दिया हूँ कि बांग्लादेश का उदय कैसे हुआ है, तो एक बार जाकर देख लीजिए, वो देख लेंगे वीडियो ना, तो ये भी बातें आपको समझ में आ जाएगी। देखो 1971 में चुनाव हुआ था, उसमें इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी थी अपने देश का। जब वो बनी ना तो एक नारा लगाकर बनी थी कि गरीबी हटाओ, मैं गरीबी को पूरी तरह से हटा दूंगा। अभी एग्जाम में क्वेश्चन करता है गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था। अब बेचारे वो सत्ता में आ गया, सत्ता में आने के बाद 1971-72 सब खत्म हो गया। अब गरीबी हटा नहीं बल्कि महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार ये सब धीरे धीरे क्या होगा बढ़ने लगा। तब बिहार के छात्रों ने क्या किया, क्रांति फूंक दिया कि सरकार इतनी वस्तुएं महंगा हो जा रही है, सस्ता करो, यहाँ बेरोजगारी हो रही है, सब पढ़ लिख के लोग क्या कर रहा है, भटक रहा है, घूम रहा है। तो मतलब कहीं ना कहीं अपनी मांग पूरा कराने के लिए बिहार के छात्र ने क्या किया, बिहार के छात्रों ने आंदोलन कर दिया। अब इस आंदोलन का नेतृत्व बिहार के छात्रों ने जयप्रकाश नारायण को दिया था। पूछता भी संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? जयप्रकाश नारायण ने दिया। देखो तो बिहार के छात्रों ने क्या किया कि बिहार के छात्रों ने मतलब एक नेता चुनना चाहते थे, लीडर चुनना चाहते थे, तो उन्होंने जयप्रकाश नारायण को चुना। और जयप्रकाश नारायण 2 ही शर्त पर उसका नेतृत्व करने के लिए तैयार हुए। पहला शर्त था कि ये जो आंदोलन है बिहार तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि पूरे देश में फैलेगा, और दूसरा इसमें हिंसा का प्रयोग नहीं करना है, अहिंसा का प्रयोग हम लोग करना है, ठीक है ना। तो जयप्रकाश नारायण ये 2 शर्त पर क्या करते हैं, बिहार के छात्र आंदोलन का नेतृत्व करते हैं और आगे चलकर ये पूरे देश में क्रांति फैल जाती है, पूरे देश के लोग मतलब क्रांति करने लगते हैं। इसी कारण से बिहार के छात्र आंदोलन का नाम पड़ जाता है संपूर्ण क्रांति। इसका नेतृत्व जेपी मतलब जयप्रकाश नारायण करते हैं। अब देखो यहाँ से क्या होता है कि जयप्रकाश नारायण जब इसका नेतृत्व करते हैं और पूरे विश्व में मतलब पूरे देश में जब ये क्रांति फैल जाती है, तो जयप्रकाश नारायण जो है ना इंदिरा गांधी से त्याग पत्र मांगते हैं कि आप प्रधानमंत्री के पद से क्या करें, इस्तीफा दे दीजिए। अब भाई इंदिरा गांधी बिखला जाती है कि तो हमको हटाने की बात कर रहा है। इंदिरा गांधी लेकर लगले आपातकाल घोषणा करवा देती है। लगभग 1.5 साल जो था ना आपातकाल लागू करवा, 1.5 साल मतलब 1 साल 6 महीना, मतलब लगभग 18 महीना जो थी ना इंदिरा गांधी आपातकाल लागू कर दी थी। अब सोचिए उस देश का मतलब अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा होगा। आपातकाल समझते हैं ना क्या होता है, जैसे लॉकडाउन था वही तो आपातकाल का एक रूप होता है। कहीं ना कहीं अपने देश में 1.5 साल वो अपनी सत्ता बचाने के लिए इंदिरा गांधी ने क्या करी, आपातकाल लागू करवा दी। मतलब 18 महीना आपातकाल लागू करा दी थी। मतलब 1970 का जो दशक था ना सबसे घटिया दशक माना जाता है। इस दशक को हम लोग इंडिया वासी कभी नहीं भूल सकते, भारतवासी कभी नहीं भूलेंगे, क्योंकि यह भारत के लिए बहुत ही संघर्ष भरी मतलब क्या थी ये दशक था। कौन? 1970 का दशक, ठीक है ना। तो 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी ने क्या करी, आपातकाल लागू कर दी। 25 जून
1975 को आपातकाल लागू कर दी। यह आपातकाल लगभग 18 महीना मतलब 1.5 साल तक चला था, ठीक है ना। अब इसके दौरान क्या हुआ, जनता बड़ी बिखरा गया और उसी समय जब 1.5 साल 1975 के बाद 1.5 साल तक आपातकाल लागू हुआ, तब जाकर एक और पार्टी बन गया कांग्रेस छोड़कर। उस पार्टी का नाम पड़ गया था जनता पार्टी। इसका एक और नाम था गैर कांग्रेस पार्टी भी इसको कहा जा रहा था, ठीक है ना। ये जनता पार्टी का गठन हुआ कब, जब 1.5 साल तक आपातकाल लागू हुआ रहा ना, तब वहां पर जनता पार्टी का क्या हो गया, धीरे धीरे गठन हो गया। और जनता पार्टी के गठन कब हुआ, 1977 में हुआ था। लेकिन आगे चलकर ये जनता पार्टी क्या होती है, 1980 तक क्या होते है, टूट जाती है। अब ये जब जनता पार्टी क्या होती है कि 1977 तक 1980 तक टूट जाती है, तो लोकतंत्र पर इसका बहुत ज्यादा मात्रा में क्या पड़ता है, प्रभाव पड़ता है भाई, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा समझने वाली बातें आ रही है। कहीं ना कहीं संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व जयप्रकाश नारायण किए वहां पर। उसका नेतृत्व करने के बाद इंदिरा गांधी से क्या किए, त्याग पत्र मांगे, तो इंदिरा गांधी 1.5 साल के लिए आपातकाल लागू करवा दी। अब ले ससुरी कहीं के 1.5 साल के लिए आपातकाल लागू करवा दी। अब देश का जो मतलब जो आर्थिक व्यवस्था तिलमिलाने लगा था, इसीलिए एक और पार्टी का गठन हो गया, जनता पार्टी, जनता पार्टी, ठीक है ना। लेकिन ये जनता पार्टी टूट गई और टूटने के बाद बहुत सारे पार्टियों में ये बिखर गई थी, ठीक है ना। ये जनता पार्टी का गठन कब हुआ था, 1977 में। बाद में इंदिरा गांधी का ही फिर बाद में क्या होगा, सरकार 1980 में बना था, प्रधानमंत्री वो बनी थी, ठीक है ना। तो पहले ये क्वेश्चन आपको यहाँ से करेगा, बिहार में छात्र आंदोलन होने के क्या कारण थे। बस ये लिखिएगा कि बिहार में छात्र आंदोलन होने के बहुत सारे कारण थे। जैसे इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री बनने वाली थी, उस समय चुनाव में बोली थी कि गरीबी हटा देंगे पूरी तरह से। लेकिन उनके जीतने के बाद, प्रधानमंत्री बनने के बाद भारत में और गरीबी, महंगाई, भ्रष्टाचारी, बेरोजगारी बढ़ते चले गई, जिसके कारण से बिहार में एक आंदोलन हुआ जिसका नाम था छात्र आंदोलन। यह आंदोलन पूरे देश अपने इंडिया में फैल गया, जिसका नेतृत्व जयप्रकाश नारायण करते थे। जयप्रकाश नारायण 2 ही शर्त पर इस आंदोलन को स्वीकार किए। कौन कौन सा शर्त, एक तो ये बिहार तक सीमित नहीं रहेगा, पूरे देश में फैल जाएगा, और दूसरा का इसमें हिंसा का प्रयोग नहीं करना है, अहिंसा का प्रयोग करना है, ठीक है ना। ये बातें समझ में आ गई होगी। तो इस तरह से ये क्या होगा, बिहार आंदोलन मतलब बिहार में छात्र आंदोलन हुआ। और देखो, छात्रों की मांग को पूरा करने के लिए सरकार बहुत तरह के आगे चल के कदम उठाया है। आपको चैप्टर बस इतना ही जानना है। आगे देखिए, अब हम लोग समझते हैं चिपको आंदोलन क्या है। देखो भाई, चिपको आंदोलन उत्तराखंड के गांव से शुरू हुआ था। चिपको आंदोलन पेड़ पौधा से संबंधित था। मतलब क्या था ना कि देखिए, सरकार जो था उत्तरा के जो पहाड़ी इलाके थे, वहां पर पेड़ पौधों काटने के लिए बाहरी लोगों को, मतलब बाहरी कंपनियों को लिया कर डाल दिया था कि काम करो तुम लोग, आओ अब पेड़ पौधा काटो। तो उत्तराखंड की जो महिलाएं थी पेड़ से चिपक जाती थी, अब बोलती थी कि हम पेड़ पौधा नहीं काटना, पेड़ पौधा नहीं काटना, नहीं काटना। यानी उत्तराखंड की महिलाएं जो थी ना, पेड़ पौधे को बचाने के लिए एक आंदोलन करी थी, जिसका नाम पड़ गया था चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन पढ़ने का रीजन था कि पेड़ पौधे से क्या कर जाती थी, चिपक जाती थी और कहती थी कि आओ हमको पहले काटो, आओ पहले हमको काटो। औरतें क्या कर दी, पेड़ से चिपक जा रही थी। इसी कारण से इसका नाम पड़ गया था चिपको आंदोलन, ठीक है ना। ये कहां से शुरू हुआ, उत्तराखंड के गांव से शुरू हुआ था। ये पेड़ पौधों की बचाव के लिए ये मतलब महिलाएं वहां पर क्रांति फूकी थी। अब क्वेश्चन ये भी करता है, चिपको आंदोलन का प्रणेता कौन है। तो इस चिपको आंदोलन को पूरे देश में फैलाने वाले थे वो सुंदरलाल बहुगुणा है। तो चिपको आंदोलन का प्रणेता कौन है, सुंदरलाल बहुगुणा है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं, चिपको आंदोलन समझ में आ गई। अब देखते हैं दलित पैंथर्स क्या है। बाबू, ये दलित पैंथर्स क्या है। दलित का मतलब आपको समझ में आ रहे हो, दलित वर्ग के लोग जौन थे। अब देखो, दलित पैंथर क्या है। दलित पैंथर हम लोग तो जानते हैं ना, जो बड़े कास्ट थे वो दलितों को तो देख नहीं सकते थे। दलित जो अति पिछड़ा में सब जो छोटे छोटे कास्ट आता है, बड़े कास्ट तो ससुरी तो छोटका जातों का देख ही नहीं सकता था लोग एकदम। देश आज़ादी के बाद संविधान में नियम बनाया गया था कि कोई भेदभाव नहीं होगा। लेकिन मतलब क्या ना कि ये संविधान में नियम लगाने के बाद भी जो बड़े कास्ट थे ना, वो कहा नहीं जाता है कि जब कोनो आदमी का लत पड़ जाता है ना, तो इतना जल्दी छूटेगा नहीं। मतलब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने शुरू से क्या किया, महाराष्ट्र में क्रांति किया था। महाराष्ट्र में दलित लोगों के लिए बहुत क्रांति किया था कि नहीं जी, दलित वर्ग को सारा अधिकार मिलनी चाहिए, सत्ता मिलनी चाहिए। दलित छोटे कास्ट है, उससे क्या हो गया, नहीं दीजिएगा हमको तो हम दलित के लिए अलग देश बना लेंगे, भारत का 3 विभाजन कर देंगे, मुस्लिम तो अलग हो ही गया, ये दलित लोग भी अलग हो जाएंगे। महात्मा गांधी सारा अधिकार दिए थे दलितों को। संविधान में अधिकार देने के बाद भी दलित के संग भेदभाव हो रहे थे। अब भाई दलित के संग महाराष्ट्र के दलितों के संग भेदभाव हो रहे थे। देखो, भेदभाव तो इस इंडिया में जितने दलित वर्ग थे वहां पर हो रहे, हर जगह हो रहे थे। लेकिन ज्यादातर देखी जाए, दलित पैंथर की बात करते हैं तो महाराष्ट्र में दलित पैंथर का गठन हुआ था।
ठीक है ना। दलित पैंथर क्या था, तो महाराष्ट्र के दलित लोगों के लिए एक संगठन था, ठीक है ना। दलित युवाओं मतलब जो वहाँ के महाराष्ट्र के जो दलित लोग थे, वहाँ के जो युवा लोग थे, वो एक संगठन बनाए थे जिसका नाम पड़ गया था दलित वर्ग। पूछता भी दलित वर्ग क्या है, समझावे। देखो दलित वर्ग का मतलब लिखिएगा, महाराष्ट्र के जो युवा थे वो दलितों के अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, उनके लिए एक संगठन बनाए थे, उस संगठन का नाम था दलित पैंथर और दलित पैंथर था। 1989 में क्या हुआ कि सरकार ने दलितों के लिए एक मतलब क्या हो गया कि कानून बनाया था। क्या बनाया था? कानून बनाया था कि अगर जो दलितों के संग भेदभाव करेगा उसे दंड मिलेगी, उसे सजा मिलेगी। ऐसा सरकार कब बनाया था? 1989 ईस्वी में क्या किया? कानून बनाया था। किसके लिए? दलितों के लिए। तो दलित पैंथर आपको समझ में आ गई कि दलितों के भलाई के लिए महाराष्ट्र के जो दलित लोग थे, दलित युवा लोग थे, वो क्या किए? एक संगठन बनाए थे, उसका नाम पड़ गया था दलित पैंथर। उस संगठन का नाम क्या पड़ा? दलित पैंथर। ये दलित पैंथर क्या करते थे कि दलितों के संग भेदभाव नहीं, उसके अधिकार के लिए लड़ते थे। बाद में सरकार को कानून बनाना पड़ा था 1989 में कि दलित लोगों के संग भेदभाव नहीं किया जाए और जो भेदभाव करेगा ना उसे सजा मिलेगी। अगला समझो, भारतीय किसान यूनियन क्या है? ये भारतीय किसान यूनियन क्या था? देखो भारतीय किसान यूनियन क्या था, तो कृषि के मूल्य में बढ़ोतरी के लिए ये मतलब क्या आंदोलन छेड़ा गया था। भारतीय किसान यूनियन जो आंदोलन था, ये जो था ना कृषि के मूल्यों में बढ़ोतरी के लिए किया गया था। कृषि का दाम काम करिए, गेहूं और जो ये ऊख था, गेहूं और ऊख का जो कीमत है, इसको आप क्या करिए? सरकारी रेट से बढ़ाइए, क्योंकि जनता को भाई जब किसान को जब लाभ नहीं होगा तो क्या फायदा यहाँ गेहूं उगाने का और ऊख उगाने का? कोई फायदा नहीं होगा। तो ये जो किसान थे ना, भारतीय किसान, ये चाहते थे कि सरकार क्या करे कि हमारी गेहूं और ऊख का कीमत बढ़ाए और साथ में ये जो विश्व व्यापार वाली रास्ता जो बंद है कि अपने देश का वस्तु दूसरे देश में नहीं जा सकता है, उसकी उस पाबंदी को भी क्या करे? हटा दे। कहीं ना कहीं कृषि के मूल्य को बढ़ाने के लिए आंदोलन किया गया था और अंतर्राष्ट्रीय आवाजाही पाबंदी को खत्म किया गया। मतलब जो यहाँ के आंदोलन थे, इस भारतीय किसान यूनियन के जो क्रांतिकारी थे, बस उनकी यही मांग थी कि आप कृषि के कीमत में क्या करिए? बढ़ोतरी करिए और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर हमें वस्तु बेचने के लिए ये जो पाबंदियां लगाए उसको क्या करिए? आप खत्म करिए, ठीक है ना। और साथ में यहाँ के जो किसान थे वो ये भी मांग किए कि हमें मतलब जो ना हमें पूर्ण मात्रा में जो है ना बिजली आपूर्ति होनी चाहिए। मतलब बिजली हमें क्या होनी चाहिए? पूर्ण मात्रा में मिलनी चाहिए। और किसानों पर जो कर्ज है वो सब माफ कर देनी चाहिए और किसानों के लिए पेंशन योजना आपको लागू करनी चाहिए, ठीक है ना। तो देखो ये जो भारतीय किसान यूनियन थे, इसका प्रमुख कौन था? इसका प्रमुख महेंद्र सिंह टिकैत था। पूछता भी है कि भारतीय किसान यूनियन का प्रमुख कौन था, तो महेंद्र सिंह टिकैत। आपकी किताब में एक क्वेश्चन भी होगा, देखिएगा कि भारतीय किसान यूनियन का मेन कौन था, प्रमुख कौन था, तो वो था महेंद्र सिंह टिकैत। ये भारतीय किसान यूनियन आंदोलन क्या था? तो ये मतलब अपने कृषि के मूल्य में, कृषि के दाम में बढ़ोतरी करवाना चाहते थे, अपने लिए पेंशन लागू करवाना चाहते थे और अपनी वस्तु दूसरे देश में भी जाकर बेच सके, ये सब मांग रखे थे, ठीक है ना। यही था आपका कौन सा? भारतीय किसान यूनियन आंदोलन। आगे समझते हैं हम लोग ताड़ी विरोधी आंदोलन क्या था। देखो ताड़ी विरोधी आंदोलन ये मतलब ताड़ी से संबंधित था कि पहले के जो युवा थे ना, ताड़ी पी कर, मदिरा पी कर, शराब पी कर आते थे और अपनी वाइफ को, अपनी महिलाओं को क्या करते थे? खूब पूछते थे, खूब मारते थे। तो कहीं ना कहीं उनके घर का आर्थिक व्यवस्था क्या हो रहा था? बिगड़ रहा था। अब सोचिए जिसके घर में एक एक मर्द है, अब ऐसा थोड़े कि एगो मतलब महिला का दूगो मर्द हो जाएगा। मान लो कि जिसके घर में जिसका घर उसके पति पर ही चलता, अगर वो पति शराबी हो जाएगा तो उसके घर का आर्थिक व्यवस्था क्या हो जाएगा? साला चरमरा आ जाएगा, पूरी तरह से टूट जाएगा। तो वो सब महिलाएं क्या करी? क्रांति कर दी कि सरकार को शराब बेचने पर और ये शराब दुकान पर ये सब पर रोक लगानी चाहिए, नहीं तो भाई मतलब देखो बहुत मात्रा में जो थी ना आंध्र प्रदेश, ये कहाँ से स्टार्ट हुआ था? ताड़ी विरोधी आंदोलन कहाँ से स्टार्ट हुआ था? तो आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिला से स्टार्ट हुआ था। कहाँ से? आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिला से स्टार्ट हुआ था और यहाँ पर महिलाएं चढ़ बढ़ कर हिस्सा ली थी। बस महिलाओं का मांग यही था कि ताड़ी पर जो है ना रोक लगाई जाए, शराब पर जो है ना रोक लगाई जाए और ये मदिरा जो इस सब पर क्या करी जाए? रोक लगाई जाए। 1990 के दशक से क्या हुआ? राजनीति महिलाओं में क्या हुआ? योगदान आया। देखो कहीं ना कहीं जो महिलाएं थी वो अभी चाहती थी ना कि मेरा पति जो ना शराबी हो जा रहा है भाई, और ये हमारा पति हमको बहुत आकर मार रहा है। तो कहीं ना कहीं महिलाएं सोचने लगी कि अब हमें भी राजनीति में आना चाहिए।
देश आज़ादी के बाद महिलाएं कम मात्रा में भाग ले रही थी, लेकिन 1990 के बाद महिलाएं जो थी ना उखड़ने लगी, बोलने लगी कि हम भी अब राजनीति में भाग लेंगे, चढ़ बढ़कर राजनीति में भाग लेंगे और देखते हैं मेरा मर्द कैसे नहीं सुधरता, एकदम पूछ देंगे धके। तो कहीं ना कहीं 1990 के दशक के बाद राजनीति में महिलाओं ने अपना प्रतिनिधित्व दिखाना स्टार्ट कर दिया। वो लोग राजनीति में आना शुरू कर दी महिलाएं, और देखिए अब बहुत ज़्यादा आरक्षण, अब तो हर मामला में महिलाएं लड़कियां जो ना संग संग चल रही है पुरुष के संग, कोई किसी से कम नहीं है। आज अगर उसका पति, अगर किसी औरत का पति शराब पी का आता है, जाकर खाली फोन कर देगी ना पुलिस वाला कहता है, उसका पति का निशा फट जाएगा काम। खाली अगर महिलाएं ये कह दे कि मैं जा रहा हूँ पुलिस को फोन करने, उसका पति का निशे फट जाएगा कि कहाँ निशा गया है। अरे ये कहर करता है सब, तारी दारू पी के झूठा का नटंगा करता रहता है लोग। तो तारी विरोधी जो मतलब ये जो तारी था ना, ये तारी पीने से, शराब पीने से, मदिरा पीने से महिलाओं के घर का कंडीशन गिरते जा रहा था, जिसके कारण से आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिला के महिलाओं ने स्टार्ट किया तारी विरोधी आंदोलन, मतलब तारी के विरोध में आंदोलन स्टार्ट किया और सरकार से मांग रखा कि आप ये ताड़ी शराब दारू ये सब क्या करिए, धीरे धीरे बंद कराइए। तो सरकार को नियम लगाना भी पड़ा था, 73वें और 74वें संशोधन करके उन्हें महिलाओं को अधिकार देना पड़ा कि महिलाएं भी अपना अधिकार अब वो राजनीति में क्या कर सकती है, आ सकती है। तो बात सीधी सी है, ताड़ी विरोधी आंदोलन क्यों किया गया था, बस इतना लिखिएगा। ताड़ी विरोधी आंदोलन आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिला से शुरू हुआ था। ये आंदोलन महिलाओं ने शुरू किया था ताड़ी बंद करवाने के लिए, क्योंकि महिलाएं की जो घर की आर्थिक व्यवस्था थी वो क्या हो रही थी, गिर रही थी। अब जिसके घर का नींव उसके पति पर आधारित था, अगर पति ही दिन भर रात भर शराब पिएगा तो उसका घर का कंडीशन चरमरा जाएगा, गिर जाएगा। यही सब सोचकर महिलाओं ने क्या किया, आंदोलन फूका था, जिसका नाम पड़ा था ताड़ी विरोधी आंदोलन। उसके बाद से 1990 के दशक से स्टार्ट हो गया, महिला अपनी राजनीति में क्या करने लगी, भाग लेने लगी। तब सरकार 73वां और 74वें संशोधन करके पंचायती राज व्यवस्था, नगरीय स्थानीय व्यवस्था में मतलब क्या करी, ये नियम लाई और महिलाओं को पूरा अधिकार दे दी कि महिलाएं भी अब हर कानून व्यवस्था, हर राजनीतिक व्यवस्था में आ सकती है। तो ये था ताड़ी विरोधी आंदोलन। आगे देखते हैं, अब आगे का जो आंदोलन था वो था कोटपा अधिनियम 2003। कोटपा अधिनियम 2003। अब बताइए कोटपा क्या है भाई, कोटपा का फुल फॉर्म क्या है। देखो कोटपा को यदि हम लोग देखते हैं तो हो जाएगा को से मतलब क्या है, कोटपा, इसको इंग्लिश में लिखेंगे COTPA। तो यहाँ पर देखो कोटपा, तो यहाँ से हो जाएगा आपका सिगरेट एंड अदर तंबाकू एक्ट 2003। कोटपा अधिनियम 2003 का फुल फॉर्म हो जाएगा सिगरेट एंड अदर तंबाकू एक्ट 2003। यानी तारी उड़ी को बंद करने के लिए, सिगरेट तंबाकू ये सब बंद करने के लिए सरकार ने 2003 में कानून लगाया था, अधिनियम लगाया था, जिसका नाम पड़ गया था कोटपा अधिनियम 2003। क्या पढ़ था, कोटपा अधिनियम 2003। क्या पढ़ था, कोटपा अधिनियम 2003। ठीक है, देखो ये कोटपा अधिनियम 2003 क्या था, तो इसका फुल फॉर्म देखेंगे तो सिगरेट एंड अदर तंबाकू एक्ट 2003 था। ठीक है ना, फुल फॉर्म ये क्या होगा, तंबाकू खाने वाले पर दंड लगाया गया था कि जो तंबाकू बेचता है उसको भी सजा मिलेगी, उसको मतलब उसको जुर्माना देना पड़ेगा, उसको सजा हो जाएगी। मतलब बहुत सा धारा लगा दे, धारा 4, धारा 5, धारा 6 के तहत इतना रुपये जुर्माना देना पड़ेगा और इतना साल की जेल हो जाएगी। ये सरकार ने नियम बना दिया था कि जो तंबाकू का सेवन करेगा, क्योंकि देखो तंबाकू से बहुत मौतें हो रही थी। आंकड़ा यहाँ तक ये भी लगा लिया गया था कि 2030 आते आते ये एक महामारी के रूप में फैल जाएगा अपने देश में, जैसे कोरोना फैल गई, बहुत बड़ा महामारी साबित हो गया था। और सही तंबाकू को भी क्या किया गया था कि आंकड़ा लगा लिया गया था कि ये 2030 आते आते ये बहुत बड़ा महामारी का रूप ले लेगा। तो सरकार ने 2003 में क्या किया, ये नियम लगाया था कोटपा अधिनियम 2003, यानी सिगरेट एंड अदर तंबाकू एक्ट 2003 का नियम सरकार ने लगाया था। इसके तहत तंबाकू खाने वाले पर सरकार ने दंड लगाया था। और तंबाकू से क्या होता है, कैंसर होता है, जो बहुत ही खतरनाक होता है। ठीक है ना, तो ये था कोटपा अधिनियम। अब आगे देखते हैं, आगे नर्मदा बचाओ आंदोलन। देखो नर्मदा बचाओ आंदोलन क्या था, तो ये कृषि को लेकर सुरक्षित करने को लेकर था। मतलब नर्मदा बचाओ आंदोलन कृषि को लेकर सुरक्षित करने को था कि मतलब जल से, बाढ़ से हमेशा नदियाँ के ये जो कृषि था ना ध्वस्त हो जा रही थी, बर्बाद हो जा रही थी। यहाँ के किसान सोच में पड़ जा रहे थे कि लो इतना मेहनत कर कर के हम लोग अपना पैसा लगाते हैं, टाइम देते हैं, और ये नदियाँ एक क्षण में बाढ़ आती है, सारा फसल बर्बाद कर देती है। तो यहाँ पर लोगों ने क्या किया, सरकार से मांग किया कि आप यहाँ पर हर जहाँ नदी है वहाँ पर बड़ी बड़ी क्या करिए, बांध बनवाइए। तो सरकार को मानना भी पड़ा था। ठीक है ना, तो नर्मदा बचाओ आंदोलन के बस इतना लिखना है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन के दौरान यहाँ जो आंदोलनकारी थे, चाहे जो इसके कार्यकर्ता थे कि
नर्मदा बचाओ आंदोलन के दौरान जो इसके क्रांतिकारी थे, उन्होंने सरकार से ये मांग रखा कि कृषि को सुरक्षित करने के लिए आपको बड़े पैमाने पर बांध उपलब्ध करानी होगी। सरकार ने क्या किया, उनकी मांग पूरा करने के लिए सब देखा। देखो सबसे पहली बात समझो, कृषि को जल से बचाने के लिए ये नियम क्या हुआ कि वहाँ के जो ये थे गुजरात, महाराष्ट्र, जो मध्य प्रदेश के लोग थे, इन्होंने क्या किया, ये क्रांति किया था कि कृषि जो है ना बच जाए। क्योंकि जो किसान होते हैं ना बहुत ज़्यादा मात्रा में मेहनत करते हैं, इतना मेहनत करने के बाद किसान को जाकर मिलता है वो फसल होता है, वो पानी उनी आ गया, बाढ़ उड़ आ गया तो सारा फसल खत्म हो जाएगा। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन क्या था? नर्मदा बचाओ आंदोलन क्या था? तो नर्मदा बचाओ आंदोलन था कृषि को जल से बचाने के लिए। इसमें बड़े बड़े बांधों की मांग करी गई कि सरकार हमारी मांग को पूरा करे और कृषि को सुरक्षित करने के लिए बड़े बड़े बांध लगवाने के लिए क्रांतिकारियों ने क्या किया, मांग किया। सरकार को उनकी मांगनी भी पड़ी थी। और कहाँ कहाँ बांधने के लिए कृषिकारों ने क्या किया, मांग किया था? गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, क्योंकि इन तीनों से होकर नर्मदा नदी गुजर रही थी। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन कहने का मतलब कि नर्मदा नदी से हमें बचा लो। ये आंदोलन किसने? कृषिकारों ने, मतलब किसानों ने लगाया था कि क्या करो, कृषि को बचा लो। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन कहाँ कहाँ से गुजरा था? ये कहाँ कहाँ? तो गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, तीनों से होकर गुजरती है नर्मदा नदी, ठीक है ना। तो ये जो था ना, यहाँ सरकार ने क्या किया कि 130 बड़ा बांध, 135 मंझोला बांध और 300 छोटे छोटे बांध लगवाने का काम करी थी। कहाँ पर? गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में, ठीक है ना। देखो 1988 से लेकर 1989 तक सरकार ने क्या किया, यहाँ के जनता का मांग पूरा किया था। और ये जो आंदोलन था नर्मदा बचाओ आंदोलन, ये इंडिया के मतलब शासन को क्या क्या हिला के रख दिया था। भाई देखो हम लोगों का जो देश है इंडिया, वो क्या है, कृषि प्रधान देश है। आपको मालूम है इंडिया क्या है, कृषि प्रधान देश है। यहाँ के मतलब देखी जाए तो आधा से अधिक जनता जो है ना कृषि पर आधारित है भाई। अब यहाँ पर कृषि हमेशा कृषि को नदियाँ क्या करेंगे, बर्बाद कर देंगे भाई, दिक्कत हो जाएगा। तो सरकार को 1988 से लेकर 1989 तक क्या करनी पड़ी, जनता की मांगों को पूरा करनी पड़ी थी। जनता का इसमें मांग क्या था कि कृषि को जल से बचाई जाए, नर्मदा नदी से क्या करी जाए, बचाई जाए। यह जो नदी थी नर्मदा नदी कहाँ कहाँ से होकर गुजर रही थी? तो ये थी गुजरात, महाराष्ट्र, एमपी से होकर गुजरती थी, ठीक है ना। ये भी आपको समझ में आ गई। तो कौन कौन सा बांध? 130 बड़का बांध लगाने के लिए बात करी गई थी। 135 मंझोला बांध मतलब मझिला बांध लगाने के लिए बात करी गई थी। और 300 छोटे छोटे बांध लगाने के लिए इसमें मांग करी गई थी, जो नर्मदा बचाओ आंदोलन के क्रांतिकारी थे। अब देखो, अब देखते हैं हम लोग सूचना के अधिकार का आंदोलन क्या है जी। सूचना के अधिकार का आंदोलन क्या है, जरा सा इसको हम लोग समझ लेते हैं। देखो सूचना का अधिकार आंदोलन कोई बड़ी बात नहीं है। सूचना का अधिकार आंदोलन जो है ना सांसद और विधायिकाओं पर लागू होता है। पूछता भी है कि सूचना का अधिकार जो अधिनियम किस पर लागू होता है, तो सूचना का अधिकार अधिनियम ये कहा किस पर, सांसद और विधायिकाओं पर लागू होता है। सूचना का अधिकार का मतलब क्या, आपको सूचना लेने का अधिकार है कि सांसद या विधायिका कौन कौन गलत काम कर रही है, ये सारा अधिकार किसको है, तो न्यायपालिका को है। न्यायपालिका में आपका मीडिया आ जाएगा, जज आ जाएगा, ये सब क्या है, एक न्यायपालिका है। ये जो सूचना के अधिकार अधिनियम ये राजस्थान से शुरू हुआ था। कहाँ से शुरू हुआ, राजस्थान से शुरू हुआ था। और सांसद और विधायिकाओं पर ये क्या होता है, लागू होता है। और सूचना को जानने के लिए ये जांच पड़ताल करने के लिए अधिकार लगाया गया था। क्योंकि देखो बड़े बड़े जो लोग होते हैं ना, वो कोई सूचना देना नहीं चाहते हैं, काम करेंगे बहुत सारा गलत थलत, लेकिन कहीं ना कहीं देश को बर्बाद करने के लिए सोच लिए रहते हैं। तो ऐसे ऐसे सूचनाओं को ऐसा मीडिया देखिएगा, कहाँ से कहाँ का रिपोर्ट आपके पास लगले पहुंचा देती है। तो न्यायपालिका हो गई, वो न्याय दिलाने के काम करिए भाई। तो ये जो सूचना को जानने के लिए और जांचने पड़तालने के लिए, जांच पड़ताल करने के लिए ये सूचना का अधिकार अधिनियम लगाया गया था। कब, 2005 में। यानी सरकार ने 2005 में एक कानून बनाया था जिसका नाम पड़ेगा सूचना के अधिकार अधिनियम को लागू करने के लिए कानून बनाया था। कब, 2005 में। पूछता क्वेश्चन है कि सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ था, 2005 में लागू हुआ था। तो समझ में आ गई सूचना का अधिकार अधिनियम क्या है। तो इस तरह से मैंने आपको क्या क्या समझाया अभी तक। प्रतिस्पर्धा एवं जनसंघर्ष का अर्थ क्या होता है, लोकतंत्र में जनसंघर्ष की क्या भूमिका है, बिहार में छात्र आंदोलन कैसे और क्यों हुआ था, और चिपको आंदोलन क्या है, ये दलित पैंथर क्या है, भारतीय किसान यूनियन क्या है, उसके तहत ताड़ी विरोधी आंदोलन आपने समझ लिया, कोटपा अधिनियम 2003 आपको समझ में आ गई, नर्मदा बचाओ आंदोलन आपको समझ में आ गई, और सूचना का अधिकार आंदोलन आपको समझ में आ गई। अब जरा सा हम लोग देख लेते हैं कि हमारे आस पड़ोसी जो हम लोग का पड़ोसी देश पड़ता है, बांग्लादेश हो गया, नेपाल हो गया, इस सब में मतलब श्रीलंका हो गया, इस सब में कैसे लोकतंत्र स्थापित हुआ। क्या और भी ऐसा देश है जिसमें लोकतंत्र को विकसित करने के लिए बहुत ज्यादा संघर्ष करना पड़ा है। तो अब हम लोग देखते हैं पड़ोसी देशों में आखिर लोकतंत्र वहां पर कैसे स्थापित हुआ है।
अब देखते हैं पड़ोसी देशों में जो लोकतंत्र के लिए जन संघर्ष किए गए, जो मतलब जो स्ट्रगल की गई, उसके बारे में हम लोग जानते हैं। अभी इंडिया के बारे में आप समझ लिए कि कैसे कैसे चिपको आंदोलन, ये नर्मदा बचाओ आंदोलन, बिहार में छात्र आंदोलन, संपूर्ण क्रांति, तरह तरह के आंदोलन अपने देश इंडिया में हुआ है। अब पड़ोसी देशों में देखते हैं कि लोकतंत्र को स्थापित करने के लिए वहां पर कौन कौन से आंदोलन किए गए। देखो, पड़ोसी देशों में जन संघर्ष और आंदोलन को हम लोग समझते हैं, तो सबसे पहले जान रहे हैं नेपाल के बारे में, उसके बाद जानेंगे बोलीविया के बारे में, बांग्लादेश और श्रीलंका के बारे में। इन चारों के बारे में हम लोग जानेंगे कि आखिर यहाँ पर लोकतंत्र को स्थापित करने के लिए कितनी मेहनत करी गई थी। देखो, नेपाल में अगर देखी जाए तो 1990 के दशक में क्या होता, लोकतंत्र स्थापित हो चुका था, लेकिन वहां के जो राजा थे ज्ञानेंद्र, वो क्या किए, जबरदस्ती क्या किए, वहां पर राजा शासन राजतंत्र लागू हो गया। अब वहां के जो जनता थे ना, वो जनता जो थे ना, वो क्रांति कर दिए कि नहीं, यहाँ पर जो है ना, यहाँ लोकतंत्र आनी चाहिए, राजतंत्र नहीं आनी चाहिए। तो वहां के जो नेपाल के जो वहां के क्रांतिकारी थे, वहां पर जो दल थे, वो सारे दल मिलकर एक गठबंधन बनाए थे, एलियंस बनाए थे, इसका नाम पड़ गया था सप्तदलीय गठबंधन। अब पूछता भी है कि नेपाल में कौन सा गठबंधन हुआ था, तो सप्तदलीय गठबंधन हुआ था। नेपाल में जो पार्टियां थी ना, वो लोकतंत्र लाने के लिए गठबंधन करी थी, उस गठबंधन का नाम पड़ा था सप्तदलीय गठबंधन। देखो, तो वहां पर देखी जाए तो लगभग 23 अप्रैल तक मतलब 5 लाख से ज्यादा लोग जो थे ना, इस गठबंधन में भाग ले लिए थे। अब सोचिए, नेपाल का जनसंख्या तो बहुत कम है, बहुत छोटा सा वो देश नहीं है। अपन बिहार के उत्तर में क्या पड़ता है, नेपाल पड़ता है, ठीक है ना। तो नेपाल एक छोटा सा देश है, वहां पर 5 लाख जो जनता था ना, वो लोकतंत्र लाना चाहता था, जिसके कारण से सरकार को झुकना पड़ा और 24 अप्रैल 2006 को वहां पर लोकतंत्र स्थापित कर दी गई। मतलब लगभग 18 दिन के अंदर में क्रांति जब लोगों का तेज हो गया ना, तो 18 दिन के अंदर में वहां लोकतंत्र स्थापित कर दी गई थी। तो वहां भी 2006 से पहले राजतंत्र था, राजतंत्र को खत्म करने के लिए मतलब वहां के जनता जो था ना, एक दल स्थापित किए थे, इसका नाम पड़ गया था सप्तदलीय गठबंधन, ठीक है ना। वहां के जो पार्टी थे, वो सब मिलकर गठबंधन किए थे, जिसका नाम पड़ गया सप्तदलीय गठबंधन। तो जाकर मतलब 24 अप्रैल 2006 तक क्या हुआ, 24 अप्रैल 2006 तक क्या हो गया, वहां लोकतांत्रिक गणतंत्र की स्थापना हो गई, ठीक है ना। और ये नेपाल के रहने, आपको मालूम होगा नेपाल के रहने कहाँ पड़ता है, काठमांडू पड़ता है, ठीक है ना। तो वहां पर भी बड़ी मेहनत करी गई थी, बड़ी संघर्ष करी गई थी लोगों को क्या लाने के लिए, लोकतंत्र लाने के लिए। अब जैसा समझते हैं बोलीविया के बारे में कि बोलीविया में लोग कैसे संघर्ष किए। देखो, बोलीविया है क्या, तो लैटिन अमेरिका का एक गरीब देश माना जाता है। देखो, अमेरिका कितना मतलब शक्तिशाली देश है, फिर भी इसके अंदर कुछ ऐसे देश है जो बहुत गरीब है। तो लैटिन अमेरिका का गरीब देश जाना जाता है बोलीविया। पूछता है कि लैटिन अमेरिका का सबसे गरीब देश कौन है, बोलीविया है। तो ये बोलीविया में पानी को लेकर जन संघर्ष हुआ था, वहां पानी निजीकरण को लेकर जन संघर्ष हुआ था। कहने का मतलब ये है कि लैटिन अमेरिका का गरीब देश जो बोलीविया है, यहाँ के जो सरकार थे ना, वो पानी को लेकर क्या करी थी, पानी सारा बहुराष्ट्रीय कंपनी से बेच दी थी, जिसके कारण से यहाँ के जनता संघर्ष कर दिया और बोला कि नहीं, यहाँ का पानी यहीं पर रह जानी चाहिए थी। बाद में जनता के मांग के आगे सरकार को झुकना पड़ा था। तो पानी को लेकर यह विवाद हुआ था, कहाँ, बोलीविया में विवाद हुआ था। यह लैटिन अमेरिका का सबसे गरीब देश होता है, ठीक है ना। ये जल आपूर्ति मतलब जल किसको बेच दिया था, वहां पर ये बहुराष्ट्रीय कंपनियों को बेच दिया था। तो जिसके कारण से वो आंदोलन बहुत मात्रा में क्या हो गया, तेज हो गया और सरकार को जनता के मांग के आगे झुकनी पड़ी थी। तो वहां भी लोकतंत्र की स्थापना हुई थी। आगे देख सकते हैं, मतलब लोकतंत्र बोलीविया में हम लोग जनसंघर्ष देखे, जनता वहां पर भी क्या करी, बहुत ज्यादा मात्रा में संघर्ष करी थी। अब देखो, बांग्लादेश समझते हैं, बांग्लादेश कब अपने एक नया देश के रूप में आया था। देखो, 1971 से पहले बांग्लादेश पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था, मतलब ईस्ट पाकिस्तान था, यानी पूर्वी पाकिस्तान था, ठीक है ना। तो पूर्वी पाकिस्तान था बांग्लादेश। 1971 में इंडिया वाले ने क्या किया, युद्ध करके पाकिस्तान से उसको आजाद करवाया और इस देश का नया नाम पड़ा था बांग्लादेश, ठीक है ना। तो 1971 में उदय हुआ था किसका, बांग्लादेश का। अब देखो, ये जो उदय हुआ था ना, ये शेख मुजीबुर रहमान की वजह से उदय हुआ था, क्योंकि 1971 में जो चुनाव हुआ था उसमें जीते थे मतलब बहुत ज्यादा सीटों से। समझो कि अगर 163 सीट था तो 161 सीट किनको मिला था, मुजीबुर रहमान को मिला था। लेकिन पश्चिमी पाकिस्तान के लोग पूर्वी पाकिस्तान के किसी भी आदमी को प्रधानमंत्री नहीं बनाना चाहते थे, जिसके कारण से बहुत ज्यादा मात्रा में पूर्वी पाकिस्तान के लोगों पर पश्चिमी पाकिस्तान के लोग आकर अत्याचार करने लगे, वहां के महिलाओं के संग बलात्कार करने लगे। तो वहां के जो लोग थे भारत में सब भाग भाग कर आने लगे थे, जिसके कारण से क्या हुआ, हम लोग मदद किए और ये बांग्लादेश को आजाद करा दिए। तो शेख मुजीबुर रहमान के नेतृत्व में ही क्या हुआ था, बांग्लादेश का उदय हुआ था। मतलब शेख मुजीबुर रहमान क्या थे, ये मतलब वहां का प्रधानमंत्री थे, चुनाव जीत गए थे। कहाँ का, पूर्वी पाकिस्तान का। पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान दोनों अलग नहीं था, पहले एक ही था। जब 1971 में शेख
मुजीबर रहमान चुनाव जीते थे तो इनको पश्चिमी पाकिस्तान का प्रधानमंत्री नहीं बनाया गया, जिसके कारण से फूट पड़ी। और पश्चिमी पाकिस्तान के लोग जो थे ना, पूर्वी पाकिस्तान के लोगों को मतलब देख नहीं सकते थे, उनको कुछ करने का अधिकार दे नहीं सकते थे, जिसके कारण से शेख मुजीबर रहमान को प्रधानमंत्री वहां पर नहीं बनाया गया। ठीक है ना। और देखो 1971 में इसका क्या होगा, उदय हो गया किसका, बांग्लादेश का। ये पूर्वी पाकिस्तान क्या बन गया, तो एक बन गया बांग्लादेश, बन गया नया देश बन गया। तो शेख मुजीबर रहमान के द्वारा वहां पर 1975 में संविधान संशोधन किया गया और वहां पर लोकतंत्र लाने की कोशिश करी गई। लेकिन 1975 में क्या हो गया कि वहां का सेना शासन लागू हो गया। सेना लोग क्या किए, शेख मुजीबर रहमान को मार दिए। शेख मुजीबर रहमान के मृत्यु के बाद वहां पर जो जनता है संघर्ष करते गया और 2008 तक जन संघर्ष चलते रहा, लोगों का संघर्ष चलते रहा, जनता का संघर्ष चलते रहा। और 2008 के बाद क्या हो गया कि वहां लोकतांत्रिक पूरी तरह से व्यवस्था लागू कर दी गई है। तो अब यहाँ भी बांग्लादेश में भी क्या है, वहां पर लोकतंत्र स्थापित है। तो बड़ी मेहनत करी गई है किसी भी देश में लोकतंत्र लाने के लिए। अब आगे देखते हैं श्रीलंका को समझते हैं। श्रीलंका में लोकतंत्र के लिए जन संघर्ष। देखो श्रीलंका सबसे पहले पूछता है कब आजाद हुआ है, तो अपन देश 1947 को आजाद हुआ, तो एक साल के बाद ही आजाद हुआ है। यानी 1948 में कौन आजाद हुआ, श्रीलंका आजाद हुआ। ठीक है ना। तो श्रीलंका कब आजाद हुआ, 1948 में। 1948 में आजाद होने के बाद ज्यादा मात्रा में जनसंख्या सिन्हली लोगों का था, तो वहां पर सिन्हली व्यवस्था कायम करी गई, जिसके कारण से तमिल लोग वहां पर मतलब तमिल लोगों का मतभेद हो गया। तमिल लोग सोचे कि सिन्हली को ही 1956 में राष्ट्रभाषा दे दिया गया, आज सिन्हली लोगों का वर्चस्व बनते जा रहा है, सिन्हली लोगों को हर चीज में छूट मिल रही है और तमिल लोगों को नहीं मिल रही है, जिसके कारण से तमिल लोग क्या किए कि श्रीलंका से एक अलग देश का मांग करने लगे। अब सोचिए श्रीलंका हेती चुकुन देश में है, जरा बरकाना है, और उसमें से तमिल कट जाता है, श्रीलंका और छोटा हो जाता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जाति को लेकर मतभेद होते रहा और आज तक देखिए, आज तक यहाँ पर मतभेद चलते रहता है। कहाँ, श्रीलंका में तमिल और सिन्हली लोगों के बीच में। तो यहाँ भी लोकतंत्र लाने के लिए यहाँ पर जनता जो है ना बड़ी संघर्ष करते रही है। ठीक है ना। तो श्रीलंका कब आजाद हुआ, 1948 को। तो इतनी बातें आपको समझ में आ गई कि ये जो पड़ोसी देश हम लोगों का पड़ता है, यहाँ पर जनसंघर्ष नेपाल में, बोलीविया में, बांग्लादेश में, श्रीलंका में कैसे जनसंघर्ष चलते रहा। ठीक है ना। तो इस तरह से आपका एक पार्ट क्लियर हो गया। किसका, तो लोकतंत्र प्रतिस्पर्धा और संघर्ष वाले चैप्टर्स का एक पार्ट क्लियर हो गया। अगले पार्ट जब मैं इसका लाऊंगा तो उसमें राजनीतिक दल का संपूर्ण चर्चा करूंगा और अगले पार्ट में इस चैप्टर को फुल्ली खत्म करूंगा और इसके तीसरे पार्ट में मैं आपको इसके प्रश्न उत्तर को क्लियर करवाऊंगा। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग इसके अगले वाले पार्ट को लेकर फिर मिलेंगे।